हेलो डियर लर्नर्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, उसमें ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। और इससे पहले हमने जो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। द पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर, यानी कि सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सन की जो रेज है वो हमारी अर्थ तक जब आती है तो शॉर्ट वेव के रूप में आती है, ठीक है, लघु तरंगों के रूप में आती है, शॉर्ट वेव के रूप में आती है। जब वो एटमॉस्फेयर से गुजर रही होती है तो रास्ते में उसको वाटर वेपर मिलता है, ओजोन लेयर मिलती है, CO2 मिलती है। तो ये जो गैसेस होती हैं ये कुछ मात्रा में जो सन की हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी अवशोषित कर लेती है। और जो बचा हुआ जो पार्ट होता है वो हमारी अर्थ तक वापस उसको भेज दिया जाता है, हमारी अर्थ की तरफ भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से रास्ते में 3-4 तरीके की प्रोसेस होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक होता है स्कैटरिंग, यानी कि प्रकीर्णन। तो जो 10 पार्टिकल्स हमारी एटमॉस्फेयर में मिलते हैं उन धूल के कणों से टकराकर ये जो सन की रेस है ये बिखर जाती है, जिसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। इस स्कैटरिंग की वजह से ही हमारे स्काई का कलर जो है वो हमें ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। और साथ ही सनसेट और सनराइज के समय, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो रेड कलर दिखता है हमें स्काई में, वो भी इस स्कैटरिंग की वजह से ही दिखता है। तो ध्यान रखने हैं ये वाले पॉइंट्स आपको कि जो आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, स्कैटरिंग की वजह से, यानी प्रकीर्णन की वजह से। और साथ में सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो रेडिश कलर दिखता है वो भी इस स्कैटरिंग की वजह से ही दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑफ दी एट द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ के सरफेस पे अलग अलग प्लेसेस पे इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना है। तो देखिए, हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया है, यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ पर सन की रेज 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर मिलती है। यानी एक मीटर स्क्वायर का एरिया अगर हम देखें तो उसमें 320 वॉट का जो इंसोलेशन है वो मिलता है। कहाँ पर? ट्रॉपिकल एरियाज़ में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। जबकि पोल्स पे अगर हम जाएंगे तो वही पर मीटर स्क्वायर के एरिया में कितना इंसोलेशन मिलेगा? ओनली 70 वॉट। तो देख सकते हैं कितना अंतर आ गया है। और ये हमने बात की थी कि क्यों मिलता है ऐसा, बहुत सारे कारक हमने डिस्कस किए थे। एक रीज़न क्या है वहाँ पर कि वहाँ पर क्लाउडीनेस जो है वो बहुत ही कम है। कहाँ पर? कौन से एरियाज़ में? जो डेजर्ट के एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें सन की रेज मिलती है। अगर आपसे बात की जाए पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा सूर्य तब कहाँ मिलेगा, तो वो है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी कि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज़, ठीक है। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में आ चुका है, 136 नंबर का क्वेश्चन था ये। उसका कारण क्या है? वहाँ पे क्लाउडीनेस नहीं है, बहुत ही कम है, यानी बादल बहुत कम छाए हुए रहते हैं, जिसकी वजह से सन की रेज डायरेक्ट हमारी अर्थ के ऊपर आती है। इसलिए ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और सूर्य ताप सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। जबकि उसके कंपैरिजन में जो इक्वेटर है वहाँ पर आपको कम इंसोलेशन मिलता है। उसका रीज़न है रेनफॉल, बादल छाए रहते हैं हमेशा, क्लाउडीनेस रहता है, क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए सन की रेज वहाँ पे डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती है। तो ये कारण हो गया। फिर एक पॉइंट है कि सेम लैटिट्यूड पे एक ही अक्षांश के ऊपर आपको कॉन्टिनेंट और ओशन में टेम्परेचर में वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि एक ही अक्षांश है, मान लीजिए 70 डिग्री का कोई अक्षांश है, एक लैटिट्यूड है, उसके ऊपर कॉन्टिनेंट भी है, उसके ऊपर पानी भी है, यानी ओशन भी है। तो कॉन्टिनेंट के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा और वाटर के ऊपर टेम्परेचर कम मिलेगा। कारण क्या है? हमने बात की थी इससे पहले भी कि जो लैंड एंड वाटर होता है उसका जल्दी से हीट होने का और कूल होने का, कूलिंग और हीटिंग की जो प्रॉपर्टीज़ होती है लैंड और वाटर की, वो डिफरेंट होती है। जो स्थलीय भाग होता है वो जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा हो जाता है, जबकि वाटर जो होता है वो धीरे धीरे गर्म, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए अगर एक ही लैटिट्यूड के ऊपर, एक सेम लैटिट्यूड पे कोई कॉन्टिनेंट भी है और ओशन भी है, तो दोनों में आप तापमान को अवशोषित करने की, यानी एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, जो टेंडेंसी है, वो डिफरेंट मिलेगी आपको, ठीक है। इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि एक ही अक्षांश पे स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक टेम्परेचर मिलेगा और जो महासागरीय भाग है उसके ऊपर कम टेम्परेचर मिलेगा, यानी कम सूर्य ताप मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वायुमंडल गर्म और ठंडा कैसे होता है? तो देखिए, इसके लिए 4 बातें हमें समझनी है, 4 पॉइंट्स हमें बात करनी है इनके ऊपर। तो मैं ये आपको समझाती हूँ। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 4 तरीके की प्रोसेस से गर्म और ठंडा होता है। एक है रेडिएशन, जिसको बोलते हैं विकिरण, ठीक है, विकिरण। एक है कंडक्शन, जिसको बोलते हैं चालन, ठीक है। एक है कन्वेक्शन, यानी कि संवहन, और एक है एडवेक्शन, यानी कि अभिवहन। ये 4 टर्म से इन चारों को हमें सीखना है। तो रेडिएशन का मतलब तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा हो जाए
तो वो अपने अंदर से हीट निकालने लगती है, हीट रिलीज़ करने लगती है। ठीक है, ये हीट रिलीज़ करने से क्या होगा, वो जो हीट होगी वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है, यानी उसका वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है। इसको कहा जाता है रेडिएशन, यानी अपने अंदर से हीट को निकालना, ये रेडिएशन हो गया। कंडक्शन यानी चालन क्या हुआ कि एक गर्म चीज़ के कांटेक्ट में जब कोई दूसरी ठंडी चीज़ आती है तो, और उसके कांटेक्ट में दूसरी चीज़, उसके कांटेक्ट में दूसरी चीज़, तो इस तरीके से टेम्परेचर आगे से आगे पास होता है, हीट आगे से आगे पास होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक कुकर है, कुकर का जो हैंडल होता है, तो कुकर को अगर आप गैस पे रखते हैं तो सबसे पहले हीट उसके बॉटम के ऊपर फील होती है, फिर धीरे धीरे उसका जो ये पूरा कंटेनर का ये जो साइड का पार्ट होता है इस पर फील होती है, उसका जो हैंडल होता है उस पर सबसे बाद में फील होती है। उसका कारण क्या है कि इसके जो पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट आगे से आगे पहुंचाई जाती है। तो इस तरीके से जब एक के कांटेक्ट में आने से दूसरे वाले पार्टिकल के अंदर हीट पहुंचती है तो उसको हम कहते हैं चालन या कंडक्शन। ठीक है, यानी एक के संपर्क में आने से दूसरी जो चीज़ है उसके अंदर ऊर्जा का संचार होना, यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, ये कहलाता है कंडक्शन। ठीक है, तो इसमें कांटेक्ट वर्ड आपको ध्यान रखना है कि एक से दूसरे के कांटेक्ट में आने से ही ये हीट का ट्रांसफ़र होता है। फिर शब्द आता है कन्वेक्शन यानी संवहन। संवहन या कन्वेक्शनल करंट्स, इससे पहले भी मैंने समझाया है कि जब हमारी अर्थ गर्म हो जाती है तो उसके कांटेक्ट में आने वाली जो एयर होती है वो एयर भी गर्म हो जाती है और वो हल्की होकर, उसके पार्टिकल्स फैलने लगते हैं, वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है, यानी वर्टिकल मूवमेंट करने लगती है। ठीक है, लंबवत गति करती है। तो इसमें वर्टिकल मूवमेंट शब्द को आपको ध्यान रखना है। इस तरीके की वार्म एयर को क्या कहा जाता है, वर्टिकल मूवमेंट वाली वार्म एयर कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं। फिर आता है एडवेक्शन यानी अभिवहन। अभिवहन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, यानी क्षैतिज गति होती है, इस तरीके से क्षैतिज गति होती है। ये विंड के थ्रू होती है। आपने देखा है विंड्स जो चलती है, यानी हवाएं जो चलती है, वो टेम्परेचर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाके बराबर करने की कोशिश करती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है। तो विंड्स बेसिकली जो है वो एडवेक्शन की वजह से ही चलती है। और लू जो है, स्पेशली जो गर्मी में राजस्थान में आपने बहुत नाम सुना है ना, लू चलती है, वो लू जो है वो इस एडवेक्शन की वजह से ही चलती है। तो आई होप आपको चारों शब्दों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं बुक से। ठीक है, बुक से देखते हैं जल्दी से। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके होते हैं, जिसमें से हमने 4 पढ़ने हैं। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। यानी कि जब सन से रेज आती है तो हमारी अर्थ भी तो उसको वापस भेजती है, तो वो अपने अंदर से हीट जब रिलीज करती है तो कौन सी होती है, लॉन्ग वेव्स होती है। तो उसके रूप में, लॉन्ग वेव्स के रूप में वो अपने अंदर से हीट को रिलीज करती है। ठीक है, फिर जब अर्थ होती है उसके कांटेक्ट में आने वाली जो एयर है वो धीरे धीरे गर्म होती जाती है और निचली लेयर्स के गर्म होने के कांटेक्ट में आने से ऊपर वाली लेयर्स भी गर्म होती जाती है। तो कांटेक्ट शब्द आपको अभी मैंने बताया था कि कंडक्शन में होता है। तो कंडक्शन यानी जब एक गर्म लेयर से दूसरी ठंडी लेयर आपस में कांटेक्ट में आती है तो दूसरी लेयर भी गर्म हो जाती है। तो चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलते हैं। तो देखिए, कंडक्शन के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि एक ऑब्जेक्ट तो ठंडा होना चाहिए और एक गर्म होना चाहिए। तो गर्म से ठंडे के अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर दोनों ही सेम टेम्परेचर के हैं तो हीट का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। इसलिए एक का टेम्परेचर ज़्यादा और एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी हीट ट्रांसफ़र होगी। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि 2 असमान ताप वाले यानी अनइक्वल टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट होने चाहिए। गर्म पिंड से यानी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, कूल ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और इस तरीके का जो ट्रांसफ़र होता है वो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है वो बराबर ना हो जाए। ठीक है, तब तक ही होता जाता है। तो ये तो हो गया कंडक्शन। फिर हम बात करते हैं वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन यानी कंडक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी अर्थ जब गर्म होती है तो उसके कांटेक्ट में जब एयर आती है तो ऊपर वाली लेयर्स को भी गर्म करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, कंडक्शन का है। फिर सेकंड नंबर पे कन्वेक्शन। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली जो गर्म एयर होती है जब वो ऊपर की तरफ उठती है, देखिए सबसे पहले कंडक्शन हो गया, उसके बाद में क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। तो कंडक्शन के थ्रू जो नीचे वाली एयर होती है वो गर्म हो जाती है, तो वो कहाँ उठेगी, ऊपर की तरफ गति करने लगेगी और ऊपर गति करेगी, जिसकी वजह से ये जो वर्टिकल मूवमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कन्वेक्शन केवल ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोमंडल तक ही हो पाता है, इससे ऊपर नहीं होता है। तो ध्यान रखना है आपको, केवल ट्रोपोस्फेयर तक। फिर है क्षैतिज संचलन यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का उसको बोलते हैं एडवेक्शन यानी अभिवहन। ये लंबवत मूवमेंट की अपेक्षा क्षैतिज जो मूवमेंट होता है यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
कारण क्या है? कारण ये है कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, क्षैतिज गति जो होती है, वो पवनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, विंड्स के चलने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हमारी अर्थ के ऊपर विंड्स ना चले तो आपको पता है कि जो एरियाज गर्म है वो गर्म ही रह जाएंगे, जो एरियाज ठंडे हैं वो ठंडे ही रह जाएंगे। लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि विंड्स चलती है तो गर्म से ठंडे की तरफ टेम्परेचर को ट्रांसफ़र कर देती है और ठंडे से गर्म की तरफ ट्रांसफ़र कर देती है, तो पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर टेम्परेचर का बैलेंस बना रहता है। और ये बैलेंस कौन बनाता है? विंड्स बनाती है। और विंड्स के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? एडवेक्शन यानी कि अभिवहन। इसलिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कन्वेक्शन की तुलना में एडवेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मध्य अक्षांशों में यानी मिडिल लैटिट्यूड्स जो होते हैं, यानी 35 से 60 डिग्री के आसपास के जो लैटिट्यूड्स है, वहाँ पर जितने भी वेदर से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलती है वो सब एडवेक्शन की वजह से ही होती है, वो सब एडवेक्शन की वजह से ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होते हैं यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, उनमें जो एक लोकल विंड चलती है लू, ठीक है, वो इस एडवेक्शन की वजह से ही चलती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि लू चलने का रीज़न क्या है? एडवेक्शन। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये हो गया। अब है पृथ्वी क्या करती है? देखिए सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ के ऊपर आ तो गई, लेकिन हमारी अर्थ उससे गर्म भी हो जाती है। लेकिन अर्थ खुद गर्म होने के बाद में क्या करती है? एक हीट इंजन बन जाती है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा वो अपने अंदर से हीट को रिलीज़ करेगा। तो अर्थ भी क्या करेगी? अर्थ पे जब सन की रेज आएगी तो वो भी तो गर्म हो जाएगी और उसके बाद वो क्या करेगी? अपने अंदर से हीट को रिलीज़ करेगी। और ये जो रिलीज़ करती है ये लॉन्ग वेव्स के रूप में यानी दीर्घ तरंगों के रूप में अपने अंदर से अर्थ रिलीज़ करती है, लॉन्ग वेव्स के रूप में। इन्हें टेरेस्ट्रियल वेव्स भी कहते हैं, पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेज होती है लॉन्ग वेव्स, ये हमारे वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को नीचे से गर्म करती है, यानी कि लोअर लेयर्स जो होती है उनको गर्म करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दीर्घ तरंग दैर्ध्य यानी कि जो लॉन्ग वेव्स होती है वो बेसिकली CO2 और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उनके द्वारा इनको अवशोषित कर लिया जाता है। मैंने आपको बताया था एक पॉइंट कि जो हमारी अर्थ है जब वो अपने अंदर से हीट को, देखिए ये हमारी अर्थ है, आपको दिखाई दे रहा है अर्थ है। अर्थ जो है अपने अंदर से हीट को जब रिलीज़ करती है तो रिलीज़ करने के बाद में वो जो वेव्स जाती है इनको क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव्स कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर में जाती है। एटमॉस्फेयर में CO2 वाटर वेपर जो है वो गैसेस पाई जाती है, आपको पता है। तो ये दोनों जो गैसेस होती है ग्रीन हाउस गैसेस होती है, पता है आपको ग्रीन हाउस गैसेस होती है। ये ग्रीन हाउस गैसेस इस पार्थिव विकिरण को यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वापस अर्थ की तरफ भेजती है, वापस से अर्थ की तरफ भेजती है। और इस पूरे प्रोसेस को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और इसी काउंटर रेडिएशन से, इसी प्रतिबिंबित विकिरण से ही हमारी अर्थ जो है वो गर्म होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस मैंने बता दिया है कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य यानी कि लॉन्ग वेव जो होती है जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो वहाँ पर बेसिकली CO2 और जो और ग्रीन हाउस गैसेज है वो इसको अब्जॉर्ब कर लेती है और वापस से हमारी अर्थ की तरफ भेजती है, जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जो अर्थ है वो गर्म होती है। तो बेसिकली अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने में कौन रोल प्ले कर रहा है? ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो खुद ये जाती है कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में, और टकराकर वापस आ रही है। तो बेसिकली हमारी अर्थ गर्म किससे हो रही है? इसी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, इसी लॉन्ग वेव से, ना कि सूर्य से आने वाले ताप से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हीट बजट के बारे में बात करेंगे। हीट बजट क्या होता है और किस तरीके से इसे इजीली समझा जा सकता है। तो अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी है इसके क्वेश्चंस भी मैंने अपने बहुत सारे जो है अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किए हैं। NCERT से रिलेटेड आप उन्हें सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपको चीज़ें आ रही है या नहीं आ रही है, कहीं गलती हो रही है तो क्यों हो रही है। वीडियो को वापस देखिए, जो चीज़ें समझ में नहीं आई है, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशन है तो वो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर बताइए मुझे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।